को हमेशा से विज्ञान के अलग अलग रहस्यों को जानने और समझने में रुचि रही है। आज हम ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं जो फिजिसिस्ट, केमिस्ट और मीटरोलॉजिस्ट थे। वो महान वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ डाल्टन और माता का नाम डेबोरा ग्रीन था। उनके पिता एक वीवर थे। डाल्टन एक क्वाकर फैमिली से बिलोंग करते थे। क्वाकर यानी कि उन लोगों का समूह होता है जिनके नियम चर्च के नियमों से अलग होते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता और उनके एक क्वाकर मित्र जॉन फ्लेचर से प्राप्त की थी। डाल्टन का परिवार बेहद गरीब था, इसीलिए उनके पिता उन्हें पढ़ा न सके और वो 12 साल की उम्र से ही वहाँ के एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाने लगे। जब डाल्टन की आयु 15 वर्ष की थी तो वो अपने बड़े भाई जोनाथन के साथ एक क्वाकर स्कूल चलाते थे। पर जब उनकी आयु 23 वर्ष की हुई तो उन्होंने लॉ या मेडिसिन पर अध्ययन करने के बारे में विचार किया, पर वो डिसेंटर थे। इसी वजह से उन्हें इंग्लिश यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिला। मैं आप लोगों को बता दूं, डिसेंटर वो लोग होते हैं जो इंग्लैंड के चर्च के नियमों को नहीं मानते। बराबर, तो फिर उन्हें वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला। पर लेकिन जब उनकी आयु 27 वर्ष की हुई तो उन्हें मैनचेस्टर के न्यू कॉलेज में मैथ्स और नेचुरल फिलोसफी के टीचर की नौकरी मिली। अपनी 34 वर्ष की आयु तक वो वहाँ पर अध्यापक रहे। फिर उसके बाद कॉलेज की आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से उन्हें वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी और आखिर में वो मैथ्स और नेचुरल फिलोसफी के प्राइवेट ट्यूटर बन गए। डाल्टन के संघर्षपूर्ण जीवन को देखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं डाल्टन के वैज्ञानिक जीवन के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डाल्टन ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या मेट्रोलॉजी। चलिए अब हम देखते हैं। जब डाल्टन 21 वर्ष के थे तो वो कैनेडा में मौसम विज्ञान की अलग अलग समस्याओं पर शोध कार्य कर रहे थे। अपने शोध कार्य के दौरान उन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया, जिसे बाद में 1793 में मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड एसेस के नाम से पब्लिश किया। और इस तरह डाल्टन ने मीटरोलॉजी या मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। बाद में जब 1794 में डाल्टन मैनचेस्टर पहुंचे तो उन्हें वहाँ पे मैनचेस्टर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बना दिया गया। वहाँ पर कुछ हफ्ते रहने के बाद ही डाल्टन ने एक पेपर प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने डाल्टनिज्म या कलर विजन डिफिशिएंसी के बारे में बताया था, जिसे हम आम भाषा में कहें तो कलर ब्लाइंडनेस है। और 6 सितंबर जो जॉन डाल्टन का जन्मदिन है उसे इंटरनेशनल कलर ब्लाइंड अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 1800 में डाल्टन को मैनचेस्टर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल सोसाइटी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और इस दौरान उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर प्रस्तुत किए थे, जिसमें वो गैसों के मिश्रण, स्टीम, दबाव और अलग अलग प्रकार के वाष्प को अलग अलग तापमान पर स्टडी कर रहे थे। और फिर 1801 में उन्होंने पार्शियल प्रेशर के नियम बनाए। पूरी रिसर्च का कुछ हिस्सा 1803 में पब्लिश किया गया और बाकी 1805 तक पब्लिश हुआ, जिसे बाद में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो कुछ इस तरह से है: The total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases। डाल्टन के सारे खोज या सिद्धांत में से सबसे महत्वपूर्ण उनका परमाणु सिद्धांत है। अपने सभी प्रयोगों की स्टडी के बाद उन्होंने ये नियम दिए थे। डाल्टन के परमाणु नियम से केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रतिक्रिया को भी हम समझा सकते थे। हाँ, पर मैं आप सभी को बता दूं, जिस समय डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था उस समय एटम, परमाणु या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी की भी खोज नहीं हुई थी। किसी के बारे में वैज्ञानिकों को नहीं पता था। वर्ष 1808 में डाल्टन ने अपने खोज को अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी के नाम से प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम बताए थे, जिसकी मदद से हम परमाणु के अस्तित्व को समझा सकते थे। तो फिर हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझते हैं, जो कुछ इस तरह है। सारे तत्व बहुत ही छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसे हम एटम्स या परमाणु कहते हैं, और परमाणु के भाग या टुकड़े नहीं हो सकते। सेकंड, किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं लेकिन अन्य तत्वों से अलग होते हैं। तीसरा नियम, किसी भी एक तत्व के सभी परमाणु के गुण एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि उनका मास, पर दूसरे तत्व के परमाणु के मास अलग होते हैं। चौथा नियम, कंपाउंड यानी कि यौगिक तभी बनता है जब अलग अलग तत्व के परमाणु एक दूसरे से निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ते हैं। पांचवा नियम, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु किसी छोटी संख्या के अनुपात में जुड़ के कंपाउंड या यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोजन से बनने वाले सबसे छोटे कणों
को अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। छठा नियम, रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु की पुनर्व्यवस्था शामिल होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया में न तो परमाणु बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। डाल्टन के नियमों का न्यूक्लियर रिएक्शन और आइसोटॉप में कोई इस्तेमाल नहीं होता है। डाल्टन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कुछ और विषयों पर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जैसे कि भाप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्प्रिंग और ग्रामर में भी उन्होंने ऑक्सिलरी वर्ब और पार्टिसिपल्स पे काम किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो डाल्टन ने कभी भी शादी नहीं की थी। डाल्टन की मृत्यु भी स्ट्रोक के अटैक से हुई थी। उन्हें कुल 3 स्ट्रोक अटैक आए थे। पहला उन्हें 1837 में आया था, पर उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु दूसरा स्ट्रोक उन्हें 1838 में आया, जिससे वो अपनी बोलने की क्षमता खो बैठे। पर तीसरा स्ट्रोक उन्हें 27 जुलाई 1844 को आया, जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और उस समय वो अपने मीटरोलॉजी का एक ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। दोस्तों, डाल्टन एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान और एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने दुनिया को कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिसमें से कि कुछ तो आज भी हम अपने पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि डाल्टन की लाइफ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति जिसे पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, उन्होंने इतने बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए। मतलब इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको डाल्टन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग।